वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 49 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BJS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया था ये। That is unconstitutional shortcut. अब now if there is a conflict between constitution and a statutory law,
Why why constitution has to prevail? Because as per Article 13 Clause 2, there can be no law contrary to the fundamental rights. ये जवाब ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ conflict between constitution and other statutory provision, if there is conflict between constitution and the act, why constitution has to prevail? Why validity of every law has to be examined in the light of the constitution? Why a law which does not stand the test of constitution is to be declared as unconstitutional? Sir, because Constitution is supreme law of the land. Why? Why it has been supreme? Sir, because it is all the laws derive their source from the Constitution. How? So just a source है तो source क्या उससे कैसे होगा? Irritation हो रहा है ना? Because constitution is the will of the people and the statutory enactment is the act of elected representative of the people. In क्या सही बात है। तो ये कॉमन सेंस का बता क्यों नहीं रहा था? इसको बताना चाहिए ना। ये है इरिटेटिंग क्वेश्चन और पूछा भी गया। एक लड़का बहुत नाराज था, उसका इंटरव्यू हुआ था, नंबर अच्छे आया था, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन बहुत नाराज था कि सर ये क्या फालतू वाला क्वेश्चन है। हर कोई जानता है। ये भी बताने की बात है, Constitution is the first document, very vital document. All the law originate from Constitution. Why, if there is a conflict between Constitution has to prevail? ये कौन नहीं जानता? बच्चे जानता है। अब why का क्या आंसर होगा? तो फिर हमने उसे समझाया तो कहता यस सर, गॉट इट। अब क्या पता, these are very basic and और एक तो इसमें इरिटेशन होता। अब ऐसे इस तरीके से पूछेंगे तो इरिटेशन तो होगा ही होगा। अब ये लॉजिक ठीक है या नहीं? यस सर। हाँ वैसे We the people of India. किसी जूनियर सीनियर और बैचमेट से ये क्वेश्चन पूछना, देखना इरिटेशन क्या होता। पूछ के देखना किसी से। अब नाउ सेकेंड जो इरिटेटिंग क्वेश्चन है, जानता हर कोई है लेकिन आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर? The executive power of the union shall be vested in the president. पूछा जा रहा है व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये कैसा आंसर है? क्वेश्चन कुछ आंसर, अरे यो आंसर आप सही बोल रहे हो, बट व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर? इट हैज बीन आस्क्ड। इट इज नॉट आस्क्ड कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल वेस्ट टू होम। The power to the action of the executive action will be taken between.
कहीं डिफिनेशन दिया हुआ है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर। पहला लाइन, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एज इट इज अंडरस्टूड as it is understood the residue of governmental function that remains after taking away legislative and judicial function। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। केस का नाम राम जॉय कपूर, राम जॉय JAWAYA, राम जॉय कपूर वर्सेस, ये तो पढ़ा होगा केस राम जॉय कपूर का। और उसी में द रेजिड्यू ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन after taking away legislative and executive power। Executive power is to carry into effect and execute the law। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। To bring into effect some decision, to execute, that is the executive power। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में बताया कि द एग्जीक्यूटिव पावर इंक्लूड्स ऑल द पावर that may be necessary to carry into effect the aims and objectives of the Constitution। Yes, sir. अब ये तो एग्जीक्यूटिव पावर से हो गया। अब हम लोग अब नाउ जस्ट आर्टिकल 12 में वो पूछेंगे कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। आर्टिकल 12 से नॉर्मली पीटी वगैरह में या मैक्सिमम मेंस में क्वेश्चन हो सकता है। और if the existing law is inconsistent with the constitution, मेरा बेयर एक्ट कहाँ चला गया? If the existing law is inconsistent with the constitution, तो क्या होगा? So if the existing law is inconsistent, then it would be declared void. ये Extent of intervention. हाँ, तो आर्टिकल 13 को एक रीडिंग दीजिए। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो ये void ab initio होगा या from the commencement of the constitution? Sir, void from the commencement of the constitution। Yes, होगा। not ab initio। Yes, sir. केस कौन सा? केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। हाँ, उस केस का फैक्ट याद है? यस सर। क्या फैक्ट था?
सर उस केस में ना अपीलेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, पैम्पलेट पब्लिश किया था उसने 1949 में, और आपका प्रेस इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट के तहत उसका प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी। ये अब तक जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसका ये कंटेंशन था कि उस एक्ट के जो प्रोविजंस है आपके अंडर पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट है, तो इसी बेस तो वो वॉइड होगा, इसी बेसिस पे प्रोसीडिंग्स को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डज नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। Yes. It does not render all the It does not have retrospective effect because it has been provided from the commencement of the Constitution. तो 13(1) laws inconsistent would be void from the commencement of the Constitution. 13(2) yes sir. post-constitutional law, if inconsistent with part 3rd, shall be void. क्या वो ab initio है या वो भी from the commencement of constitution? नहीं सर, वो void from the inception है, ab initio है। Ab initio, yes. What is doctrine of severability? Sir, according to the doctrine of severability, if an offending provision could be separated from that which is constitutional, the former would be void and not the entire statute. हाँ, और how doctrine of severability can be invoked because it is provided to the extent of such inconsistency. Yes sir. तो हम लोग इसको पहले भी किया था या नहीं किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को किया था, नहीं किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आपने पूछा था सर एक बार जब आए थे हम उस पे ऑफलाइन सेशन में, ऑफलाइन सेशन में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स तैयार है, ठीक है, रेडी है, उसे पूछे या नहीं पूछा? पूछिए सर, पूछिए, आज रिवाइज करके बैठ। हाँ, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? Sir, according to the doctrine of eclipse, any law, any existing inconsistent law would become dormant from the date of, becomes inoperative from the date of commencement of the Constitution, but is not dead. It is overshadowed by fundamental rights, remains dormant but not dead. स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल आंसर, if any post-constitutional law repugnant to fundamental rights should not be taken away from the statute book by applying doctrine of severability, better it would be to have into the statute book because if those laws are inconsistent with fundamental rights, still that may be a good law against non-citizens and such fundamental, so better it would be if we keep it into dormant stage by applying doctrine of eclipse, because how eclipse is created? Because it is shadowed by the strength of the fundamental right. If we keep it into the statute book, so tomorrow if constitution is amended, so the law which has been eclipsed today may revive tomorrow. Yes sir. So let us not throw it out by applying doctrine of severability. Doctrine of eclipse is the better doctrine of interpretation. तो ये थीम को समझ गए, इसको नोट करके इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। वो तो जो आपने आंसर बोला वो तो हर कोई वही बोलेगा, उसे थोड़ा ये बेहतर आंसर है। हम लोगों ने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक चीज पूछना था, जैसे आपने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का कल एक लाइन दी थी कि राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, यही चीज अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के रेस्पेक्ट में सब बोले तो ये बोल सकते एक लाइन में कि नो वन इज अबव द लॉ, नो मैन इज अबव द लॉ। यस,
नो मैन इज एबव द लॉ, वो तो उसका पहला ही है कि इट signifies absence of any special privilege in favor of anyone. तो एक स्टेटमेंट में ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं. हाँ हाँ हाँ. आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इन दोनों में क्या अंतर है? सर आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में बोलता है कि उसके रेस्पेक्ट में रूल्स, और आर्टिकल 15 द प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और और इससे उतना ज़्यादा अब नहीं पूछा जाएगा. और आर्टिकल 19(1)(a) से ये पूछा जाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट ग्राउंड कैन बी इम्पोज्ड. तो व्हाट आर दोज ग्राउंड्स अंडर 19(2)? 19(2) में सर 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं. आपके सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. हाँ, तो ये वही उसी का वो पूछा जाता है. ठीक है ग्राउंड. व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? सर, ex post facto law is that law which imposes penalties retrospectively. In what provision ex post facto law is provided? Sir, Article 20 Clause 1 gives protection from an ex post facto law. बिल्कुल ठीक. लोग कह देते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, तो डेट इज नॉट द केस. इसमें बस वही पूछा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. बिल्कुल सही बताया. एंड आर्टिकल 20 इज इनटू द नेचर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ and due process of law? Sir, procedure established by law as interpreted in A.K. Gopalan case meant that procedure that is simply laid down by the legislature. It excludes the element of reasonableness, fairness and justness. But when due process of law was interpreted in Menka Gandhi case as to state that not the procedure means not just a procedure is laid down by the legislature, but also such procedure must be just, fair and reasonable. Wider concept, procedure established by law or due process of law? Sir, wider होगा आपका due process of law. A procedure established by law, if a law made by parliament after following its due procedure, can its constitutionality be challenged? Yes, sir, it can be challenged. Under procedure established by law? A procedure established by law में नहीं होगा sir, due process of law में. हाँ. Procedure बहुत strictly है. हाँ. A procedure which is not fair, a procedure which is not reasonable, is no procedure at all. Yes, sir. ये मेनका गांधी के केस में कहा गया था कि प्रोसीजर, even if there is a procedure established by law, it has to be just, fair and reasonable. If it is not, it is no procedure at all. तो procedure established by law, when preventive detention laws बनाएगा, तो you rightly said A.K. Gopalan case, so first time it was utilized in those cases.
that it was claimed by the parliament. Parliament is empowered. Parliament can make any law. Only the requirement is following the due procedure. So, in Menka Gandhi case, many things besides other way are good, and Parliament is not above the Constitution. Yes, sir. Parliament is also limited by the Constitution. Haters and restrictions, not only into Menka Gandhi, into many cases, into Keswanand Bharti case also, it has been so held. So, finally the court concluded, merely because you have power to make a law, so you are accountable for making those laws. You must adopt the procedure which has to be just, fair and reasonable. You are only elected representative of the people. You cannot law contrary to the wishes of the people. तो ये बहुत सारे वो आपसे आपको केवल यही कहना है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वेरी वाइड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो सिर्फ एक लाइन, एक शब्द ये सुनना चाहता। अच्छा, ठीक। मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में वो सिर्फ यही जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप किस में ज्यादा है। तो किस में ज्यादा है जुडिशियल रिव्यू का स्कोप? ड्यू प्रोसेस में होगा सर। हाँ हाँ, चूंकि इस पे अगर सवाल पूछे ना, इसका जवाब भी मतलब एक ही टॉपिक पे पूरा आधा घंटा निकल जाए। तो कभी भी, और अगर आप कुछ बताने भी लगे तो वो मतलब देखा गया कि इरिटेट होना या उसको अप्रिशिएट नहीं करना, तो अगर पूछा जाए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उन लोगों को पता होता है कि सारे कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई करके आए और ये जानते हैं। तो उसमें से अगर पूछा उन्होंने तो बस आपको तो डिस्ट्रिक्ट मतलब नैरोअर है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वाइडर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जुडिशियल रिव्यू भी उसमें कम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21? Sir, life means not mere animal existence, but all that is necessary for living, right to live with dignity, sir. Right to live with dignity. और क्या इस हम लोग कह सकते हैं, ये तो आपने ठीक है, नॉट just the animal life, something more for life, something more than survival of animal existence. It means life with human dignity. Yes. It also includes all the aspects of human life which make it meaningful. तो इसीलिए बहुत सारे चीज और भी जितने हैं वो आर्टिकल 21 के पार्ट बनाए गए। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, एनएसए केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है? AK रॉय सर, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये 19 का था, 42 अमेंडमेंट के जरिए सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। यस सर। 42 प्रियम्बल में जोड़ा गया। द क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है
The word secular was added first time into 42nd Amendment. Was not India a secular country even before 42nd Amendment? Yes, sir. India How? was a secular country before 42nd Amendment. How? And this is evident from the guarantee of freedom of religion as a Yes. fundamental right from Article 25 to 28. So, for what reasons the word secular was added into the preamble? Sir, I think that the amendment made explicit what was implicit in the unamended constitution, and it was to calm down the people about Wrath of emergency and all. after the emergency, that India is a secular country. It was only a political gimmick to keep the people happy. India was since very beginning was a secular country because it Article 25 से लेके 30 तक. What is relationship between DPSP and FR? The fundamental rights and are the means to achieve the end, and the end is contained in the directive principles. Or They both aim at bringing social revolution and establishment of a welfare state. what is utility of DPSP in interpreting the fundamental right? So, DPSP are basically the goals and the ideas which has to be kept in mind before formulating the law. So, in interpreting the scope and ambit of fundamental rights, the DPSPs are considered. Is there any conflict between DPSP and fundamental rights? कोई conflict? सर एक है आर्टिकल 31C कहता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन 39B and C, so that would not be void even if it is inconsistent with the right guarantee article 14 and 19. और डिफरेंस में जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल FR is justiciable, DPSP non-justiciable. Why DPSP is non-justiciable? सर इसका ये रीजन है कि गवर्नमेंट जो है ना वो डीपीएसपी आपका पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है स्टेट का, तो गवर्नमेंट जब भी बहुत रिस्ट्रेंट पे वर्क करती है जब पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स करने का बात आता है, और मेन रीजन था फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट था गवर्नमेंट के पास, तो उसको छोड़ दिया गया, उसको नॉन जस्टिफिएबल बना दिया गया. What is necessity of uniform civil code? ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है. Why to have uniform civil code? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या कि जो सिविल यूनिफॉर्म single uniform application of law in civil matters to all the people belonging to different religion, race and caste. तो एक यूनिफॉर्मिटी जैसे क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं सारे लोगों पे, तो वैसे सिविल लॉज भी यूसीसी के सिविल लॉज यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे सारे लोगों पे. उससे क्या होगा? है टेढ़ा क्वेश्चन? टेढ़ा क्वेश्चन है. इसको मैं थोड़ा डिक्टेट करवा देता हूँ, लिखिए. एक सेकंड बताइए. The objective of UCC, Uniform Civil Code, yes sir, to effect an integration of the country by bringing
Yes, sir. all communities on national common platform on the matters which do not form the essence of any religion. Yes, sir. इसी एक लाइन में सब कुछ है, इसको केयरफुली जरा थिंक करो इस पे, मैं बस 1 सेकंड में आया. Integration of the by bringing out all communities on national common and the matter of see it's true. Yes, sir. तो India is a diverse country. Now, if a common law for all the people with regard to the matters which do not form the essence of any religion, like divorce. Is divorce essence of any religion? Maintenance to wife, maintenance to children, is that essence of any religion? 125 shilling is secular, 125 CRPC, and therefore it was also made applicable upon Muslim. Maintenance is not the essence of any religion or religious practice. Divorce is also not the essence of any religion or religious practice. So at present, it is governed by personal laws into different sphere and different ways. The law which are not the essence of an, because so far as upon the matter of religion, when it concerns religion, अब मैं आगे नहीं कुछ, हम लोग रिलीजन के मामले में, श्रद्धा और आस्था के मामले में, better not to speak anything. So, and law is also that not to interfere into religious matter or religious practice. But you see, into modern democracy, judgment like Sabrimala, अब now preventing women from entering the temple, was that part of the religion
was it essence of that religion? तो हम लोग अब उस पे जस्ट क्वेश्चन इज कि law cannot interfere into the matters which are purely religion based. Yes, sir. Religion is matter of faith, and bringing a change into the religion would like a revolution. So we have also these provisions into the constitution. The idea behind uniform civil code is that those matters which are governed by personal laws on the basis of their respective religion, the subject which do not form the essence of religion should not be governed differently. It must be governed similarly by one common and uniform civil law. And by this, we shall have only one common uniform civil law on those matters. It will bring political unification and promote integrity of the country. And जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली आप डिबेट इस पे, मैं अभी से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये अभी से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये ऑल दिस इज फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. क्यों रखा गया, क्या आइडिया था. अब जैसे अब वो सारी चीज़ें, अब जैसे सबरीमाला जजमेंट और ऑल और जो सब साइन वाला हम लोग किए थे कि नहीं, कि वाइफ मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज चैटल, डिस्कस किया था इस. Yes, sir. Husband is not the master of the wife. Why Supreme Court said so? Sir, Why husband is not master of the wife? तो because उसमें adultery, उसमें consent चाहिए था husband का. Yes. Adultery के लिए. The definition of adultery was it can be adultery if it is without permission of the husband, otherwise not. If husband consents, it will not amount adultery. So which resulted and eventually the Supreme Court said wife is not the chattel. जजमेंट कोट करने में एक थोड़ा सा एक शब्द इस्तेमाल हो गया, सेक्सुअल ऑटोनॉमी. तो इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल ऑटोनॉमी, सेक्सुअल इक्वलिटी इज द बेटर वर्ड. तो इस कारण जब वो जजमेंट आया तो तरह तरह के डिबेट भी हुए, लोगों ने तरह तरह के विचार भी रखा. बट अब नाउ लॉ, अब हस्बैंड का परमिशन है तो एडल्ट्री नहीं हो. तो डेट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 14. हु इज द हस्बैंड टू गिव परमिशन और विड्रॉ द परमिशन? इफ द एक्ट इज एडल्टस, इट वुड अमाउंट द ऑफेंस आइदर हस्बैंड कंसेंट और डज नॉट कंसेंट. तो उस बेस पे किया. सबरीमाला जजमेंट, discrimination to the women, that violates their article 21, that violates equality clause. तो उस बेसिस पे वो जजमेंट आया. और अब इन सारे पोर्शन से उतना नहीं पूछा जाएगा. और एग्जीक्यूटिव पावर हम लोगों ने कर ही लिया. ये जो प्रेसिडेंट का पावर है अंडर आर्टिकल 72, ये किस तरह का पावर है? जुडिशियल पावर है या किस तरह लेजिस्लेटिव पावर है? कौन सा पावर है?
The power of the president under Article 72 is executive power. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जुडिशियल पावर होता तो ट्रायल वगैरह चलता है, एविडेंस लिया जाता. व्हाट इज रिप्राइव? Reprieve was a temporary suspension of death sentence. What is commute? So commutation is substitution of one form of punishment with another, usually of lighter character. Alteration of sentence of from severe to lesser. लिख लो, मैं डिक्टेट करा देता हूँ. Commutation. Yes, sir. Alteration of sentence into less severe kind. Yes, sir. Reprieve का लिखो. Postponement of capital sentence और stay of execution of a sentence. Yes, sir. Respite लिखो. Awarding a lesser sentence Yes, sir. because accused has not been previously convicted जो फर्स्ट टाइमर जो ऑफेंस करते हैं तो उनको लेसर सेंटेंस दिया जाता. Yes, sir. तो इट इज awarding of lesser sentence as the accused has not been previously convicted. It is something like section 360 CRPC क्या है? 360 CRPC release on probation of good conduct. तो और pardon is the act of grace. अच्छा word is the act of. It completely purges the crime. It completely, sir? Purges the crime. खत्म. PURGES. It completely purges the crime. Yes. Once pardon is granted, Yes, sir. the effect is as if no offense was committed at all. Yes, sir. It can be granted at any time it can be granted any time after commission of the offense. पार्डनिंग की खासियत है. बाकी ये सारे जो हैं रेस्पाइट, कम्यूटेशन वगैरह, that is granted only after conviction. और पार्डन जो है एनी टाइम आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस. किसी ने 302 का अपराध किया, मुकदमा चल रहा है, अभी सजा नहीं हुई है, तो भी उसको पार्डन दिया जा सकता. पार्डनिंग के लिए सिंस इट इज एक्ट ऑफ ग्रेस, इतना जरूर है कि power of pardon it can be exercised only after commission of the offense. Before commission of offense it cannot be exercised. वो लिमिटेशन है पार्डन का. मतलब अब सब मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में बोल रहा हूँ.
Yes, हम समझ रहे हैं। हाँ, मतलब याद करने के पर्पज से भूल नहीं। बाकी जितने हैं वो रेस्पाइट वगैरह, कम्यूटेशन, डिप्राइव, इट इज ग्रांटेड ओनली आफ्टर कन्विक्शन, बट पार्डन कैन इवन बी ग्रांटेड बिफोर कन्विक्शन। इट इज ग्रांटेड एनी टाइम आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अभी कन्विक्शन नहीं भी हुआ तो भी ग्रांट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ने जो पावर अपना एक्सरसाइज किया आर्टिकल 72 में, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, पर से बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे हो सकता है। ये एग्जीक्यूटिव पावर है तो एग्जीक्यूटिव पावर का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा? होता है सर, एग्जीक्यूटिव पावर का जुडिशियल रिव्यू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, घोषणा कीजिए, एंड प्रेसिडेंट रिफ्यूज्ड कि ऐसी कोई हालात नहीं है और बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए। तो क्या इस ग्राउंड पे कैन प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? यस सर। ऑन व्हाट ग्राउंड? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन नहीं था, वैसा सिचुएशन नहीं था, तो रिफ्यूज टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो सर आर्टिकल 74 के तहत ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस यस। अगर वो एड एंड एडवाइस पे नहीं वर्क करता है तो ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, करेक्ट। फंडामेंटल राइट में एक चीज जो रीड कर रहा था कल, उसमें आर्टिकल 32 का स्कोप वाइडर है या 226 का, ये पूछा जाता है खूब। सर आर्टिकल 226 का स्कोप वाइडर है। हाउ? बिकॉज इट इंक्लूड्स सुपरवाइजरी पावर आल्सो। यस। और ये नेशनल जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 124A को हटा दिया गया और बेसिकली उन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं होता। और so far as आर्टिकल 136 भी जो SLP का है, यस सर। वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरव्यू के पर्पज से। और ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 136 जो SLP, स्पेशल लीव टू अपील बाय टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, किस तरह का पावर है? सर डिस्क्रिशनरी पावर है ये। हाँ, ये रेगुलर अपील नहीं है। और ये जो वेरी वाइड एंड एक्सटेंसिव पावर सुप्रीम कोर्ट का है, और ये नन ऑब्स्टिनेट क्लॉज है। व्हाट इज नन ऑब्स्टिनेट क्लॉज? तो जिसमें भी हम लोग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग पढ़ते हैं ना, तो उसको वो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज पे आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज? सर इसका कोई वो नहीं होगा, कंडीशन पर सब्जेक्ट नहीं होगा, एब्सोल्यूट हो जाता है।
notwithstanding anything contained in the constitution, और ये ओवर राइडिंग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 इज इनहेरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लीनरी पावर, एंड इट इज, लिखो, थोड़ा सा लिखवा देते हैं, 2 4 5 लाइन होगा, अगर कुछ पूछा जाएगा तो कनेक्ट करके बोल दोगे। 136 में इट इज एन इनहेरेंट, extraordinary and plenary power exercisable outside Yes, sir. the purview of ordinary law Yes, sir. to secure the ends of justice. पूछा जो जाता क्वेश्चन जो पूछे गए, आर्टिकल 136 में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है, किस तरह का पावर है, तो हाँ, किस तरह का पावर है, तो बताइए आप क्या बोल रहे थे, हम बीच में इंटरप्ट कर गए। हाँ, 136 आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को किस तरह का पावर है? तो आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्लीनरी पावर है। हाँ, which cannot be exercised. Can be outside the purview of ordinary law. It which can be exercised outside the purview of the ordinary law in order to secure the ends of justice. तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिस्क्रिशनरी पावर भी है ये। यस सर। हाँ, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है नॉट ए रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील बट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड। और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीड आउट 136। Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. हाँ, तो ये जो एनी कॉज और मैटर, यस सर, क्या लाल पेन से उसको हाईलाइट कर लो, एनी कॉज और मैटर जहां पे लिखा हुआ। यस सर। और इसमें जो कोई भी ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, कोर्ट, ट्राइब्यूनल, और व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? Substantial question of law with respect to constitution, sir, interpretation of constitution. तो जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। No, sir. Substantial question of law would be those questions which are of general, affecting the rights of the party, affecting the rights of the people at large, and the law has still not been settled.
अब नाउ कैन, सर हाँ पूछना था, जैसे कि अगर हमसे पूछे व्हाट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये हम लोग सीपीसी के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। दोनों में एक ही मीनिंग है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टी में उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा और सीपीसी में कुछ और मीनिंग हो जाएगा। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, द मैटर इज ऑफ द सच क्वेश्चन which concerns the masses at large. Number one, पहला, such questions which covers the masses at law. किसी इंडिविजुअल का मैटर है या 2, 4, 10, 100, 1000 लोगों का मैटर है, तो that is not the substantial question of law. And number two, the law is finally not settled. Both the view is possible. अगर लॉ सेटल्ड है तो फिर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। तो ये दो चीज बताना है और कुछ नहीं बोलना है उस पर। अब 136 का एक थोड़ा डीप में, कैन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 136 इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव रेमेडी? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज, बिकॉज इट इज नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज के साथ शुरू होता है। बट सुप्रीम कोर्ट नॉट इन एवरी केस, इन द रेस्ट ऑफ रेयर केस, normally if there is alternate remedy, there is no cause or occasion for the Supreme Court to exercise such power. But in abnormal cases, सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज सच पावर। ये क्या 136 में अप्राइजल ऑफ एविडेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो वो एक अपील है, हो सकता है सर। यस, हो सकता है टू गिव, यस, टू गिव इनटू इफेक्ट। और व्हाट इज a law declared by Supreme Court to be binding on all court. So what is that? Supreme Court is not only the constitutional court but also highest court in the country, final court of appeal, और by virtue of जो भी Supreme Court lays down the law, that has to carry binding effect throughout the territory of India and would be binding upon all the court. What is ancillary power of Supreme Court? Ancillary would be Read Article 140. पार्लियामेंट में कन्फर अपॉन सुप्रीम कोर्ट दोज एंसिलरी, कौन कन्फर करेगा? पार्लियामेंट सर, लिखा हुआ है पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट सच सप्लीमेंट्री पावर्स नॉट inconsistent with any of the provisions of this constitution as they appear necessary or desirable for the purpose of enabling the court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by the constitution. अब जो चीजें रह गई हैं, अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि लाइक सेकुलरिज्म, लाइक जो अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट शंकरी प्रसाद से लेके लास्ट तक, तो उन पे पूछा जाता है, बेसिक फीचर पे पूछा जाता है। फिर जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्रिन मेंस में किया ही होगा, वो थोड़ा बहुत पूछ दिया जाता है।
ये पूछा जाता है इफ देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, कौन प्रिवेल करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन पूछ दिया जाता है। तो कॉन्स्टी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, यस सर, अभी हम लोग आधा घंटा 40 मिनट तो किए ही होंगे अभी तकरीबन। यस सर, यस सर। तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और कॉन्स्टी को आज कंक्लूड कर दें। यस सर। कॉन्स्टी को ख़त्म ही कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्स्टी हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपी प्रोसीजरल हो गया, हिंदू लॉ हो गया है हम लोगों का। बच जाएगा मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए, ये सारा।